हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई एग्जैक्टली किस तरह से इकोनॉमी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाता है, इसी का ही डिस्कस हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से लॉ ऑफ सप्लाई ये इम्पोर्टेंट क्यों बनता है इकोनॉमी के अंदर, और जिस तरह से एक डिमांड कॉन्सेप्ट जो है, ये डिमांड कॉन्सेप्ट को किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल तो निभाती है, और लॉ ऑफ डिमांड ये प्रेजेंट करती है कि किस तरह से उसके कुछ डिटर्मिनेशन होते हैं और क्यों डिमांड क्रिएट की जाती है। उसी तरह से यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है, इसको भी हमने डिस्कस किया जो पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ साथ, और इस कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को प्रेजेंट करने के साथ फिर आज हम लॉ ऑफ सप्लाई को प्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से डिमांड साइड यहाँ पे प्रेजेंट करने के साथ साथ सप्लाई साइड और उसकी जो लॉ होते हैं ये किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, और क्यों यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई को स्टडी की जाती है। इसकी ही इम्पोर्टेंस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। हम देखें तो किसी भी प्राइस ऑफ गुड्स के जब यहाँ पे फिक्स होते हैं, या हम कहें इसे कंसिडर किए जाते हैं, ये कंसिडर करने के साथ साथ मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है और किस तरह से सप्लाई साइड यहाँ पे उस डिमांड को प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। जब ये डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, उसी टाइम प्राइस ऑफ गुड्स यहाँ पे बनते हैं और उस गुड्स की यहाँ पे मार्केट के अंदर सेल होती है, और ये सेल होने के साथ कंज्यूमर यहाँ पे उसका कंजम्पशन लेता हुआ दिखाई देती है। तो ये डिमांड और सप्लाई ये दोनों भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, या हम कहें इम्पोर्टेंट यहाँ पे साइड इकोनॉमी के अंदर बनते हैं, और जो डिमांड साइड है ये प्रेजेंट करता है किस तरह से कंज्यूमर उसकी डिमांड क्रिएट करती है, और उसी के साथ साथ बढ़ती हुई डिमांड को किस तरह से यहाँ पे सप्लाई साइड को प्रेजेंट करता हुआ प्रोड्यूसर साइड यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। मार्केट के अंदर क्रिएट होने वाली डिमांड और उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जब प्रोवाइड किया हुआ जो गुड्स है, ये किस तरह से सप्लाई साइड को प्रोड्यूसर क्रिएट करता है, इसी को ही, इस स्टडी को ही यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर वर्क करती है, और एक डिमांड जो एक मैकेनिज़्म यहाँ पे क्रिएट करती है, जो प्राइस मैकेनिज़्म और जो प्राइस थ्री यहाँ पे प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिमांड साइड को ही देखें और जो सप्लाई साइड है इसे अगर इग्नोर करते हैं, तो ये प्राइस थ्री यहाँ पे फेल होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि प्राइस थ्री को वर्क करने के लिए डिमांड साइड और सप्लाई साइड इन दोनों का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, और इसका ही स्टडी इकोनॉमी के अंदर किए जाते हैं। वैसे हम देखें तो इकोनॉमी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यहाँ पे बनते हैं, ये डिमांड और सप्लाई इन दोनों से ही रिलेट करते हैं, और इनके आंसर भी यहाँ पे इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई इनका स्टडी करने के साथ ही बेहतर तरीके से उसके आंसर इकोनॉमिक्स दे सकते हैं। तो हम देखें जो सप्लाई है, ये सप्लाई का एग्जैक्टली हम मीनिंग यही कहेंगे कि किस टाइम पीरियड के अंदर एक जो प्रोड्यूसर होते हैं ये इसके किस तरह से प्राइस की क्वांटिटी जो कंज्यूमर को बेचते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं, और इस साइड को प्रेजेंट करता हुआ जो प्रोड्यूसर होते हैं यही प्रेजेंट करते हैं इस डिमांड की जो प्रोवाइड करते हैं सप्लाई को, जो गुड्स से रिलेट होते हैं ये जब प्रोवाइड करते हैं, इसी को ही यहाँ पे सप्लाई साइड माना जाता है। तो इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई है, ये सप्लाई का मीनिंग जो परफेक्टली यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर लिए जाते हैं, वो कहता है द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स ब्राउट अप फॉर द सेल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। जो प्रोड्यूसर एक टाइम पीरियड के अंदर जितने जो सप्लाई है, ये सप्लाई हम कहें कि स्टॉक में से जो सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और जो बेचता है मार्केट के अंदर, इसी को ही यहाँ पे सप्लाई कहा जाएगा। इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे जो सप्लाई साइड है, इस सप्लाई साइड का जो मीनिंग होता है, ये 3 तरह से यहाँ पे मीनिंग इसकी एक्सप्लेन किए जाते हैं। फर्स्टली है एग्जिस्टिंग स्टॉक, सेकेंड जनरल प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, और थर्ड द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स ब्रॉट अप फॉर द सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो इसमें जो फर्स्ट है ये कहता है एग्जिस्टिंग स्टॉक। इसका ये मीनिंग लिया जाता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जब यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे उसका इंक्रीज़ अगर नहीं बढ़ता है, उसकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ करने की नहीं होती है,
ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब अवेलेबल यहाँ पे जो स्टॉक होता है, इस स्टॉक को यहाँ पे सप्लाई, जब सोने के न्यू प्रोडक्शन यहाँ पे वर्ल्ड में लिए जाते हैं, तब ये टोटल स्टॉक उसका 3% से भी कम होता है। और ये इंडिया के अंदर जो परसेंटेज होता है, जो न्यू प्रोडक्शन गोल्ड का लिया जाता है, ये परसेंट लिया जाता है 0.67%। इतना यहाँ पे जो गोल्ड का न्यू प्रोडक्शन वर्ल्ड के अंदर और कंट्री इंडिया के अंदर लिया जाता है। इस तरह से जो अवेलेबल जो स्टॉक होता है, इसी को सप्लाई माना जाता है, जिसे एग्जिस्टिंग स्टॉक कहा जाएगा। सेकंड जो मीनिंग बनता है, जो हम एग्जैक्टली मांगते हैं, जो जनरल प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड, ये कहता है कि जब एक ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब प्रोडक्शन जो लिया जाएगा, उसी को ही यहाँ पे सप्लाई माना जाएगा। एग्जांपल हम माने तो ये कहा जाएगा कि एक पर्टिकुलर एक 1 ईयर के अंदर जब इंडिया के अंदर हम समझे कि प्रोडक्शन ये जो राइस का लिया जाता है, ये जो प्रोडक्शन लिया जाएगा, ये 30 करोड़ टन यहाँ पे अर्ली यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन लिया जाएगा। तो इसी को ही हम जो प्रोडक्शन ईयरली लेते हैं, इसी को ही हम कहते हैं कि जो स्टॉक है, यही स्टॉक को हम सप्लाई मान लेते हैं। बट ये एक पर्टिकुलर एक 1 ईयर का ये प्रोडक्शन होता है, इसी को यहाँ पे सप्लाई माना जाता है। इस तरह से हमारा जो थर्ड यहाँ पे मीनिंग यहाँ पे जो सप्लाई का लिया जाता है, वो कहता है द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ब्राउट अप फॉर द सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। इसको यही कहा जाता है कि यही सही तरीका यहाँ पे सप्लाई का माना जाता है, और यही मीनिंग परफेक्टली इकोनॉमी के अंदर इस सप्लाई साइड को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे एक प्रोड्यूसर जब यहाँ पे टोटल अपना आउटपुट लेता है और उसमें से कुछ ऐसी परसेंटेज में यहाँ पे जो सप्लाई है, या हम कहें स्टॉक मार्केट के अंदर बेचता है, इसी को यहाँ पे सप्लाई कहा जाता है। अगर मान लेते हैं कि एक प्रोड्यूसर ने 50 करोड़ का टन यहाँ पे राइस का लिया है, और उसमें से 30% यहाँ पे हम कहें 30 करोड़ टन यहाँ पे जो सेल मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर करता है, तो ये जो 30 करोड़ टन का जो सेल किया जाएगा, इसी को यहाँ पे सप्लाई कहा जाएगा। और जो 50 करोड़ टन जो प्रोडक्शन आउटपुट लिया गया है, इसको स्टॉक कहा जाएगा। तो इन शॉर्टली हम कहें, मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ब्राउट अप फॉर द सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, इसी को यही सही तरीका मीनिंग यहाँ पे सप्लाई का इकोनॉमी के अंदर माना जाता है। तो इस तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, ये कहता है कि जो डिफरेंस है दोनों का, जो सप्लाई है और जो स्टॉक है, ये दोनों का मीनिंग अलग होता है, और दोनों भी कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के अंदर डिफरेंटली यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो ये दोनों भी कॉन्सेप्ट सप्लाई और स्टॉक, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इनका दोनों का मीनिंग अलग अलग इकोनॉमी के अंदर लिया जाता है। तो इसको हम जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे बोथ जो यहाँ पे जो सप्लाई और स्टॉक है, इसका मीनिंग यहाँ पे इस तरह से है, जहाँ पे समझते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जब यहाँ पे किसी कमोडिटी की जो प्राइस होती है और उसकी ऐसी क्वांटिटी यहाँ पे प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर बेचता है, और जो बेचने के साथ साथ वो जो प्रॉफिट कमाता है, इसी को हम कहेंगे कि ये उसने टोटल आउटपुट जो स्टॉक होता है, इसमें से एक ऐसी पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे सप्लाई उसने मार्केट के अंदर बेची है, इसी को ही हम कहेंगे कि सप्लाई इसे कहा जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर जो प्रोड्यूसर है उसने जो टोटल आउटपुट यहाँ पे लिया है, इसी को हम स्टॉक कहेंगे, और स्टॉक में से एक ऐसी अमाउंट उसने मार्केट के अंदर क्वांटिटी बेची है, तो उसे हम सप्लाई कहेंगे। सेकंड डिफरेंस हम कहेंगे सप्लाई ऑलवेज कम फ्रॉम स्टॉक। सप्लाई ये स्टॉक में से मार्केट के अंदर आता है, तो हम कहेंगे स्टॉक ऑलवेज ग्रेटर दैन द सप्लाई, या हम कहें सप्लाई ये कम होगा और स्टॉक ये ग्रेटर होगा, तो ये हम कहेंगे सप्लाई ऑलवेज लेस देन फ्रॉम स्टॉक। जो स्टॉक और सप्लाई, इन दोनों का मीनिंग यही होता है, जो टोटल आउटपुट है वो होगा स्टॉक, और उसमें से जो क्वांटिटी यहाँ मार्केट के अंदर बेची जाएगी, उसे उस क्वांटिटी जो गुड्स की होगी उसे सप्लाई कहा जाएगा। थर्ड यहाँ पे जो डिफरेंस कहा जाता है, जो सप्लाई ऑलवेज कम स्टॉक फ्रॉम द स्टॉक,
ये हम जब कहते हैं तो हम मानते हैं स्टॉक इज़ द सोर्सेस ऑफ द सप्लाई, क्योंकि स्टॉक ये ही जो सोर्सेस है सप्लाई का माना जाता है। तो इस तरह से जो सप्लाई है ये फ्लो ऑफ स्टॉक माना जाएगा, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे हम स्टॉक से लेके मार्केट के अंदर बेचते हैं, तो ये सप्लाई ये फ्लो हो गया है स्टॉक का। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस यही कहा जाएगा, जब मार्केट के अंदर किसी गुड्स की अगर प्राइस बढ़ती है तो ये उसकी सप्लाई भी बढ़ती है और जो स्टॉक होता है वो कम होता हुआ दिखाई देता है। इसके अपोजिट जब यहाँ पे मार्केट के अंदर गुड्स की प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम होता है और जो स्टॉक होता है इसकी क्वांटिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट डिफरेंस यह कहा जाएगा जहाँ पे प्राइस और सप्लाई इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप कहा जाएगा। जब प्राइस किसी कमोडिटी की बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है, अगर प्राइस कमोडिटी की कम होती है तो सप्लाई भी कम होता हुआ दिखाई देता है। बट यहाँ पे हम देखें तो जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं ये जितना स्टॉक होगा उतना ही सब उसका सप्लाई होगा, क्योंकि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं इसका ड्यूरेबल यहाँ पे टाइम पीरियड कम होता है और उसकी वजह से उसकी जो टाइम पीरियड होती है उसी के अंदर उसको बेचने की ज़रूरत होती है। इसी समय हम मानेंगे जो मिल्क होता है, वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ़िश होते हैं, इनका टाइम पीरियड यहाँ पे लेस होता है। कम होने की वजह से जितना स्टॉक होगा उसी को सप्लाई माना जाता है। तो यहाँ पे सप्लाई और स्टॉक ये दोनों भी सेम होते हैं, जितना यहाँ पे स्टॉक होगा उसी को ही सप्लाई माना जाता है। तो इन शॉर्टली हम कहें जो पेरिशेबल जो गुड्स होते हैं ये मार्केट के अंदर जो प्राइस पे मिले उस प्राइस पे ये गुड्स को यहाँ पे बेचा जाता है और जो प्रोड्यूसर है ये अपना प्रॉफिट अर्न करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है ये कहता है 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सप्लाई। सप्लाई के यहाँ पे 4 मेन यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और इससे ही यहाँ पे सप्लाई साइड को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इसमें फर्स्ट है सप्लाई इज़ ऑलवेज शोइंग इन द टर्म्स ऑफ प्राइस। जो सप्लाई है ये किसी भी गुड्स की जब प्राइस है ये एग्जैक्टली क्या प्राइस होगी इस पे ही डिपेंड करती है, और जो सप्लाई है ये सप्लाई प्रेजेंट करता है टर्म्स ऑफ प्राइस पे। अगर हम मान लेते हैं कि अगर किसी गुड्स की अगर प्राइस ही नहीं यहाँ पे डिक्लेयर होती है तो उसका मीनिंग नहीं होगा, या हम कहें सप्लाई ये विदाउट प्राइस से एक्सप्रेस नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल अगर मान लेते हैं नासिक के मार्केट के अंदर 10 क्विंटल यहाँ पे शुगर सप्लाई की जाएगी अगर हम मान लेते हैं, बट यहाँ पे प्राइस ही यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है, तो यहाँ पे 10 क्विंटल शुगर हम कौन से प्राइस रेट पे लेंगे ये मीनिंगलेस होगा। तो यहाँ पे प्राइस को मेंशन नहीं करने की वजह से उस जो सप्लाई है ये सप्लाई का मीनिंग लेस होता है या ना के बराबर हम मान लेते हैं। सेकंड कहता है सप्लाई रिलेटेड टू द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये सप्लाई हमेशा प्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, या हम कहें जो अगर टाइम चेंज होगा तो ये सप्लाई का जो प्राइस है ये भी चेंज होगा, क्योंकि सप्लाई हमेशा प्रेजेंट करता है टाइम पीरियड के अंदर। या हम मान लेते हैं ये टाइम पीरियड एक दिन का होगा, एक वीक का होगा, एक मंथ का होगा, या हम कहें एक ईयर का भी हो सकता है। ऐसे टाइम पीरियड के अंदर ही उस कमोडिटी की जो प्राइस होती है ये स्टेबल होती है और इसी पे ही ये जो सप्लाई है ये सप्लाई प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। अगर मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर 2000 रुपये एक क्विंटल शुगर अगर मिल रही है तो हम 10 क्विंटल सप्लाई इसको लेंगे, तो ये कब की बात है ये भी डिक्लेयर करना एग्ज़ाम्पल के लिए एक बेहतर तरीका होगा। ये कब का टाइम पीरियड है, एक गए साल का सिचुएशन है या एक मंथ के बाद की एक सिचुएशन है। अगर ये प्रेजेंट नहीं करेंगे ये कब ऑफ़र होगा, या हम कहें इस प्राइस ये जो क्विंटल है 2000 क्विंटल रुपीज़ में ये कब टाइम पीरियड के अंदर है, अगर इसका जो अगर टाइम पीरियड को ही प्रेजेंट नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग लेस होता है, इसका मीनिंग कुछ भी नहीं निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया गया है। थर्ड पॉइंट बनता है सप्लाई प्रेजेंट विद द स्पेसिफिक क्वांटिटी, क्योंकि सप्लाई हमेशा यहाँ पे क्वांटिटी में ही यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है।
अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमें कोई भी यहाँ पे जो सप्लाई है, ये सप्लाई अगर लेनी है तो ये हम क्वांटिटी में लेंगे, या मीनिंग उसका ये होता है कि ये प्रेजेंट करता है क्वांटिटी, ये ग्राम, केजी या टन में हम इसे प्रेजेंट करते हैं। किसी कंज्यूमर को या किसी फर्म को अगर सप्लाई यहाँ पे चाहिए तो ये क्वांटिटी में यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इन शॉर्टली हम कहें जो सप्लाई है ये हमेशा प्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, या हम कहें एक हाउस होल्ड के लिए चाहिए या किसी फर्म के लिए चाहिए, ये जो सप्लाई हमेशा प्रेजेंट करेगा क्वांटिटी में ही। और इस तरह से जो फोर्थ यहाँ पे जो एसेंशियल एलिमेंट्स है ये कहता है सप्लाई रिलेटेड टू द स्पेसिफिक प्लेस। ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे माना जाता है, जहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे जो प्राइस यहाँ पे दी गई है, टाइम पीरियड भी दिया गया है, क्वांटिटी भी दी गई है, बट यहाँ पे प्लेस को प्रेजेंट नहीं किया गया है कहाँ पे ये जो सप्लाई है इसका प्रोवाइड होगा। यहाँ पे अगर प्लेस को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ पे फेल करता हुआ कॉन्सेप्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे सप्लाई को कॉन्सेप्ट को अगर फुलफ़िल करना है तो ये प्लेस को मेंशन करना इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इन शॉर्टली हम कहें प्राइस, टाइम, क्वांटिटी और प्लेस, इन चार यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स को यहाँ पे सप्लाई फुलफ़िल करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है, तो ये प्रेजेंट करता है एस एक्स इज इक्वल फंक्शन ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे एस एक्स ये प्रेजेंट करता है क्वांटिटी सप्लाई फॉर प्रोडक्ट एक्स। जो प्रोडक्ट एक्स है इसके बारे में जो सप्लाई है उसके क्वांटिटी को प्रेजेंट करता है। तो पी एक्स ये प्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। जो प्रोडक्ट एक्स है इसकी क्या प्राइस होगी इसको प्रेजेंट करता है। और जो एफ है ये प्रेजेंट करता है फंक्शन। तो हम मान लेते हैं जो प्राइस है ये प्राइस यहाँ पे रिलेट करती है सप्लाई को। जब यहाँ पे प्राइस में चेंज होगा तो ये चेंजेस यहाँ पे सप्लाई में भी पॉजिटिवली दिखाई देंगे। तो हम कहें जो गुड्स की जो सप्लाई है ये सप्लाई डिपेंड करती है प्राइस को, और ये प्रेजेंट करता है हमेशा पॉजिटिव स्लोप में। जब यहाँ पे प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होगा। तो यहाँ पे प्राइस एक मेन फैक्टर यहाँ पे माना जाता है सप्लाई साइड को जो प्रेजेंट करता है। और हम मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो वेरिएबल जो प्राइस है यही होते हैं, और जो अदर फैक्टर होते हैं ये कांस्टेंट माने जाते हैं। जहाँ पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी फैक्टर्स जो प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, और उसी तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होते हैं ये भी सभी अदर फैक्टर में आते हैं, जो हम मान लेते हैं कि इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइस ये वेरिएबल कांस्टेंट जो फैक्टर है माना जाएगा। जहाँ पे प्राइस में चेंज होगा तभी यहाँ पे सप्लाई में भी चेंज होगा, जो पॉजिटिवली यहाँ पे रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक्स इस सप्लाई कॉन्सेप्ट को, या हम कहें सप्लाई को, किस तरह से उसका मीनिंग को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, और इसका क्या मीनिंग यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पे हम देखेंगे जो फर्स्टली है प्रोफेसर मियर्स। प्रोफेसर मियर्स कहते हैं सप्लाई इज़ द शेड्यूल ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट विल बी ऑफर्ड फॉर द सेल एट द ऑल पॉसिबल प्राइस एट एनी वन इंस्टेंट एट टाइम और ड्यूरिंग एनी वन पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह से ये कहते हैं कि मेयर्स कहते हैं कि जब यहाँ पे सप्लाई एक ऐसे टाइम पीरियड के अंदर, जब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है ये कंज्यूमर को जब ऐसे उस जो कमोडिटी है ये कमोडिटी की प्राइस को अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर जब यहाँ पे उस कंज्यूमर के साथ डील करता है और उसको बेचते हैं, तो ये बेचने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं ये प्रोड्यूसर किस तरह से अपना बिहेवियर यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और कौन से प्राइस पे उस कमोडिटी की यहाँ पे सेल करते हैं, इस शेड्यूल को, या हम कहें उस जो सप्लाई शेड्यूल को यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इसी को ही यहाँ पे उन्होंने सप्लाई कहा है। इस तरह से सेकेंड बनता है प्रोफेसर लिप्से। प्रोफेसर लिप्से कहते हैं कि बाय द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी वी मीन्स the amount of that the commodity that the producer able to willing to offer for sale।
ये कहा जाता है कि लिप्से कहते हैं कि सप्लाई एक ऐसी कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रेजेंट की है जहाँ पे प्रोड्यूसर एक ऐसे क्वांटिटी को यहाँ पे सेल के लिए मार्केट के अंदर लाते हैं और वो कितना बेच पाते हैं और किस तरह से वो उस कम्युनिटी को कौन से प्राइस पे बेचेंगे और किस तरह से प्रॉफिट लेते हैं, इसी को ही उन्होंने सप्लाई कहा है। यहाँ पे थर्ड जो यहाँ पे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल अपना यहाँ पे जो डेफिनेशन देते हैं वो कहते हैं अदर थिंग रिमेन अनचेंज द सप्लाई ऑफ द कम्युनिटी राइज देन द एक्सपेंड विद द राइज इन इट्स द प्राइस एंड फॉल विद द कॉन्ट्रैक्शन विद द फॉल इन द प्राइस। वो कहते हैं कि ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब अदर फैक्टर यहाँ पे कोई भी अपना रोल नहीं निभाते हैं, वो अनचेंज होते हैं या हम कहें उसे स्टेबल माना जाता है। और ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब सप्लाई यहाँ पे जो कमोडिटी है इसकी जब यहाँ पे जब बढ़ती है, उस जब प्राइस बढ़ेगी तो उस तरह से उसका सप्लाई भी बढ़ता है, और अगर प्राइस कम होती है तो ये सप्लाई भी कम होता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर जब ऐसी क्वांटिटी को यहाँ पे मार्केट के अंदर बेचते हैं, इसी को ही उन्होंने सप्लाई कहा है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अजम्पशन। लॉ ऑफ सप्लाई को यहाँ पे प्रेजेंट करना है तो इसके कुछ अजम्पशन पे ही ये थ्योरी बेस करती है, जहाँ पे ये अजम्पशन यहाँ पे हम जितने लिए हैं 10, ये 10 अजम्पशन यहाँ पे इस लॉ ऑफ सप्लाई को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और इसके बेस पे ही ये लॉ ऑफ सप्लाई बना हुआ दिखाई देता है। जिसमें अजम्पशन पे फर्स्ट है नो चेंज इन द इनकम। जो कंज्यूमर है, इस कंज्यूमर की जो इनकम है इनमें चेंज नहीं होता हुआ दिखाई देता है। जो चेंज है ये कांस्टेंट माना गया है, जहाँ पे हम अगर समझे कि अगर इसमें अगर इनकम में अगर चेंज होता है तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड फुलफ़िल करने के लिए सप्लाई भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। इसका अपोजिट अगर यहाँ पे जब डिमांड घटेगी या हम कहें कि इनकम अगर कम होती है तो कम होने की वजह से डिमांड कम होगी और सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा होगा, जो स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे फुली तरह से यहाँ पे वर्क अगर होना है या अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इस तरह से अज्यूम किया जाएगा कि नो चेंजेस इन द इनकम। सेकेंड पॉइंट बनता है कांस्टेंट इन टेक्नोलॉजी। लॉ ऑफ सप्लाई को अगर वर्क करना है तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये अज्यूम किया गया है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो पॉजिटिवली अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे कॉस्ट जो है ये कम होता हुआ दिखाई देता है। अगर मशीनरी यहाँ पे अगर चेंज होती है या हम कहें ये फॉल्ट यहाँ पे होता है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होने से वजह से ही यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे और भी कम होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो फैक्टर माना जाता है, जहाँ पे अज्यूम करते हैं कि अगर लॉ ऑफ सप्लाई को फुल तरीके से यहाँ पे अगर अप्लाई करना है, वर्क करना है, तो कांस्टेंट इन टेक्नोलॉजी इस फैक्टर को माना जाएगा। जो कोई भी चेंजेस टेक्नोलॉजी के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर नहीं होंगे। हमारा थर्ड जो पॉइंट बनता है कांस्टेंट इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, जितने हैं उतने ही होंगे, ऐसा अज्यूम किया गया है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट अगर बढ़ेंगे या हम कहें तो यहाँ पे हमारा लॉ यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कांस्टेंट इन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे नहीं बढ़ेंगे, ये कांस्टेंट माने जाएंगे। नो चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट माना गया है। जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेंगे। तो अगर जो प्रोडक्शन फैक्टर्स जो होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके भी अगर कॉस्ट बढ़ते हैं तो प्राइस बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट जो नहीं बढ़ेंगे, कांस्टेंट माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है जो माना गया है फिक्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन की जो स्केल है यहाँ पे फिक्स है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इस तरह से अज्यूम किया गया है। अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो यहाँ पे प्राइस भी बढ़ सकते हैं। अगर ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेंगे घटेंगे, इसका इफ़ेक्ट यहाँ पे प्रोडक्शन उस गुड्स की जो प्रोडक्शन होगा इस पे इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई अगर वर्क करना है तो यहाँ पे फिक्स की माना जाएगा स्केल ऑफ प्रोडक्शन को।
नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि नो चेंज इन एनी स्पेकुलेशंस। स्पेकुलेशन को यहाँ पे प्रेजेंट करते हुआ यही दिखाई देता है कि मार्केट के अंदर अगर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो प्रोड्यूसर अगर मानते हैं कि मैक्सिमम लेवल का अगर प्रॉफिट लेना है, तो वो क्या करेंगे, जो मार्केट के अंदर जो स्टॉक है स्टॉक होल्ड करेंगे और उसका सप्लाई कम करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम लेवल का प्रॉफिट लेने के लिए प्राइस बढ़ जाएंगे, और जो प्राइस बढ़ेंगे तो यहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन लेने वाले जो प्रोड्यूसर है इनका प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। इसके अपोजिट अगर हम मान लेते हैं कि अगर जो प्रोडक्शन लेने वाले जो प्रोड्यूसर है इनका अगर माइंडसेट अगर यहाँ पे सेटिस्फाइड लेवल का अगर होता है, तो यहाँ पे वो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जो स्टॉक है या हम कहें सप्लाई उसी तरह से फ्लो वो रखेंगे, और उसके वजह से जो एक्चुअली जितना जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा वही उतना लेंगे। तो यहाँ पे स्पेकुलेशन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल निभाता है, जहाँ पे माइंडसेट क्या होगा, जो प्रोडक्शन लेने वाले प्रोड्यूसर है इनका माइंडसेट अगर ऑब्जेक्टिव अगर मैक्सिमम लेवल का है या सेटिस्फाइड लेवल का होता है, तो ये इम्पोर्टेंट रोल इस कॉन्सेप्ट के अंदर होता है। अगर ये स्पेकुलेशन अगर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं अगर आते हैं, तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई वर्क करता हुआ दिखाई देगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कांस्टेंट प्राइस ऑफ अदर गुड्स। यहाँ पे जो अदर जो यहाँ पे गुड्स माने जाते हैं, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स गुड्स माने जाएंगे, यहाँ पे उनके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये अज्यूम किया जाता है। ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जहाँ पे हम लॉ ऑफ सप्लाई को वर्क करेंगे, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स है इनके प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मानते हैं कि अगर इनके प्राइस में अगर चेंज होता है अदर गुड्स में, तो हमारा ये लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कांस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी चेंजेस नहीं होते हैं, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसे टाइम पीरियड के अंदर अगर टैक्सेस बढ़ाए, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा तो यहाँ पे सप्लाई भी कम होता हुआ दिखाई देगा। इसके अपोजिट अगर टैक्स कम कर देते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे सप्लाई भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ऐसे टाइम पीरियड के अंदर कोई भी सब्सिडी यहाँ पे प्रोड्यूसर को नहीं दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा ये अज्यूम कर लिया जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी सभी यहाँ पे कांस्टेंट है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये अज्यूम करेंगे तभी यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कांस्टेंट इन द लॉ एंड ऑर्डर। जब यहाँ पे हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई वर्क करेगा, तो यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। गवर्नमेंट जिस कंडीशन में है वही कंडीशन में वर्क कर पाएगी, यही हम अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे नो चेंजेस इन द लॉ एंड ऑर्डर, और जो नॉर्मली कंडीशन यहाँ पे होती है यही कंडीशन यहाँ पे मार्केट के अंदर होगी, या हम कहें जनरली यहाँ पे जो कंडीशन होती है यही होगी। तो ऐसे टाइम पीरियड के अंदर हम जितने प्रोडक्शन लेंगे उतना ही प्रोडक्शन होगा। अगर मार्केट के अंदर हम कहें कि जनरली नॉर्मल कंडीशन अगर नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे फेल होता है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन अच्छी तरीके से नहीं ले पाएंगे। या हम कहें कि अगर हमारा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्रोडक्शन लेंगे और ये लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है नो प्राइस चेंज इन फ्यूचर। प्राइस यहाँ पे फ्यूचर में ना ही इंक्रीज़ होंगे ना ही डिक्रीज़ होंगे। ये जितने भी प्राइस है इसमें कोई भी यहाँ पे चेंजेस फ्यूचर के अंदर नहीं होंगे, यही हमने अज्यूम किया है। अगर हम मानते हैं कि अगर प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो स्टॉक भी यहाँ पे इंक्रीज़ होगा और प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है यहाँ पे स्टॉक होल्ड करेंगे और बढ़े हुए प्राइस पे यहाँ पे जो सप्लाई है गुड्स के ये हाई प्राइस पे बेच देंगे और प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल का यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। बट हम देखें कि अगर हमारा ये सप्लाई ऑफ लॉ वर्क करना है, तो यहाँ पे नो प्राइस चेंज इन फ्यूचर इस कॉन्सेप्ट को कांस्टेंट माना गया है। तो इस तरह से ये 10 यहाँ पे जो अजम्पशन लिए गए हैं, ये अजम्पशन पे ही बेस करता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई जो वर्क कर पाएगा। इनमें ये कांस्टेंट हम मानते हैं, ऐसी कंडीशन में ये अगर रहेंगे तो ये हमारा अजम्पशन पे ही यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई वर्क करेगा। और किस तरह से ये
कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें ये सभी पॉइंट्स हम अज़्यूम कर लेते हैं ये कांस्टेंट कंडीशन में होंगे।